शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साथियों प्राप्त हुए हैं। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन निरंतरता एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अकादमिक दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल उनके कक्षा स्तर के समरूप किए जाने के उद्देश्य से सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया अकादमिक प्लान निम्नानुसार रहेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। वर्कबुक स्टडी हो या उपचारात्मक समय सारणी हो, सभी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कक्षा 3 के 8 के लिए प्रथम 3 माह की कार्य योजना जो भी सरकार ने जारी किया है, इस आदेश में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। विषय इसका है शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरंतरता एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अकादमिक दिशा निर्देश। निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीसी दिनांक 8/7/2024 के क्रम में, यानी कि आज जो वीसी हुई है उसके क्रम में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो हमें इस आदेश में बताए गए। उपयुक्त विषय अंतर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन निरंतरता, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एवं विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल उनके कक्षा स्तर के समरूप किए जाने के उद्देश्य से सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया अकादमिक प्लान निम्नानुसार रहेगा। अब वो प्लान क्या रहने वाला है साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे। सत्र 2024-25 के अकादमिक सत्र में विभाग का विजन विभाग की राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार करना है। क्या उद्देश्य उसके रहने वाले हैं? विद्यालयों की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार करना है, लर्निंग लेवल को उनकी कक्षा स्तर के अनुरूप करना है, आसन व आनंददायी शिक्षण के माध्यम से अध्यापन को रुचिकर बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक परिणामों तथा शैक्षिक प्रशासन के नवीन आयाम स्थापित करना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सत्र 2024-25 के लिए उच्च शैक्षिक मानक निर्धारण तथा इन मानकों और उन्नत करने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षणिक लक्ष्यों एवं नवीनतम शिक्षण विधियों पर केंद्रित अकादमिक दिशा निर्देशों को कक्षावार रूप से समूहीकरण निम्नांकित है। अब कक्षा 1-2 के लिए अकादमिक प्लान क्या है, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मुख्य लक्ष्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के लक्ष्यों की पूर्ति करना है। तो मुख्य बिंदु कक्षा 1-2 के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान रहने वाला है, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने और समझने में सक्षम बनाना तथा संख्याओं की पहचान, गिनती और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं में 2026-27 तक दक्ष बनाना है। FLN के प्रशिक्षण में जो हमें दिशा निर्देश दिए गए थे वही दिशा निर्देश इस अकादमिक प्लान के हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी कक्षा 3 में क्रमोन्नत होने से पूर्व पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कक्षा स्तर की दक्षता में सक्षम हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कक्षा 1-2 के शिक्षकों द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाने हैं। शिक्षकों को क्या करना है साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित आनंददायी शिक्षण का एक समावेशी कक्ष वातावरण प्रदान करे। सरल अर्थों में विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित परिस्थितियों, वस्तुओं इत्यादि का उपयोग करके विद्यार्थी की मातृभाषा में ही शिक्षण को रोचक बनाए। विद्यार्थियों की क्षमता को पहचान कर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर अभिप्रेरणा से संपन्न बनाना, जिससे विद्यार्थियों में पठन पाठन एवं लेखन संबंधी कौशल विकसित हो सके। तो मुख्य रूप से आनंददायी शिक्षण कक्षा 1 से 2 के बच्चों को प्रदान करना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें करवानी है। विद्यार्थियों को उनके परिवेश की वस्तु का उपयोग करके उन्हें आधारभूत संख्याओं, माप तोल, आकार संबंधी कौशलों को समझने की योग्य बनाना, जिससे वे अपने रोजमर्रा में काम आने वाली साधारण गतिविधियों में रुचि ले सके। विद्यार्थियों को मातृभाषा में उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना तथा उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना। मातृभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस बार नई शिक्षा नीति में रहने वाला है। विद्यार्थियों में उनके सांस्कृतिक परिवेश के प्रति गौरवानुभूति का भाव उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं संचार कौशल विकसित करना। इन सब उद्देश्यों, विजन्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्लासरूम में शिक्षण करवाना है।
अब कक्षा 1-2 के लिए प्रथम 3 माह की कार्य योजना भी राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1-2 के लिए 3 माह की कार्य योजना जारी कर दी है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं साथियों। प्रथम माह आधारभूत साक्षरता और गणना की शुरुआत। प्रथम माह में हमें आधारभूत साक्षरता और गणना की शुरुआत पर करनी है। तो वर्णमाला की पहचान, सभी वर्णों को पहचानने और सही उच्चारण का अभ्यास। सप्ताह 1 और 2 में भाषा और साक्षरता पर कार्य करना है। सरल शब्दों का निर्माण, 2 या 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को जोड़ने और उन्हें पढ़ने का अभ्यास। चित्र वर्णन, सरल चित्रों के माध्यम से वर्णन करना और शब्दावली को बढ़ाना। तो प्रथम 1-2 सप्ताह में भाषा और साक्षरता पर कार्य करना है। फिर 3-4 प्रारंभिक गणना, संख्या पहचान, 1 से 20 तक की संख्याओं की पहचान और उच्चारण। गिनती और क्रम, 1 से 20 तक की संख्याओं को सही क्रम में गिनने का अभ्यास। सरल जोड़, 1 से 10 तक के अंकों का जोड़। ये तीसरे और चौथे सप्ताह में हमें करना है। कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग का माहवार कार्य योजना। साथियों, अभी तक कार्य पुस्तिकाएं नहीं आई है, लेकिन शीघ्र ही कार्य पुस्तिकाएं आपके पास पहुंचने वाली है। गणित विषय की कार्य पुस्तिकाएं आ चुकी है, अन्य विषयों की भी आपके पास पहुंच जाएगी। सप्ताह 1-2 वर्णमाला की पहचान और चित्र वर्णन अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका के प्रथम खंड का उपयोग करें। प्रथम खंड का उपयोग करके हमें वर्णमाला की पहचान और चित्रों के माध्यम से अभ्यास करना है। सप्ताह 3-4 में संख्या पहचान और गिनती के अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का उपयोग करना है। अब आ जाते हैं द्वितीय माह, साक्षरता और गणना में वृद्धि। सप्ताह 1-2 में भाषा और साक्षरता, पाठ्य सामग्री का परिचय, छोटी छोटी कहानियों और कविताओं का पाठ हमें करवाना है। शब्दों का उच्चारण और लेखन, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले शब्दों का उच्चारण और लेखन अभ्यास हमें करवाना है। दैनिक जीवन के जो शब्द बच्चों के और शिक्षकों के कार्य में आते हैं उनका हमें अभ्यास कराना। सरल वाक्य निर्माण, 2 या 3 शब्दों के सरल वाक्य बनाने और पढ़ने का अभ्यास हमें करवाना है। अब गणित में क्या करना है? गणना में वृद्धि, 21 से 50 तक की संख्याओं की पहचान और लेखन। प्रथम सप्ताह में 1 से 10 तक के अंक थे, 20 तक गिनती थी। अब यहाँ पर आ जाता है 21 से 50 तक की संख्याओं की पहचान। सरल घटाना, 1 से 10 तक के अंकों को घटाना। गणितीय खेल, गणितीय कौशल को मज़ेदार बनाने के लिए खेल और गतिविधियाँ। अब कक्षा 1 के लिए रेडीनेस कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग का माहवार कार्य योजना। सप्ताह 1-2 पाठ्य सामग्री का परिचय और शब्दों का उच्चारण अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका का दूसरा खंड। सप्ताह 3-4 संख्या पहचान और सरल गणितीय कार्यों के लिए कार्य पुस्तिका का प्रयोग। इस आदेश के अनुसार ही साथियों कक्षा में हमें शिक्षण करवाना है। कार्य पुस्तिका की सहायता से ही हमें कार्य करना है, जिस प्रकार कार्य पुस्तिका में बताया गया है। तृतीय माह की कार्य योजना क्या रहने वाली? साक्षरता और गणना में निपुणता। तो तृतीय माह आते आते हमें बच्चों में निपुणता लानी है। उन्नत पाठ्य सामग्री, छोटी कहानियों और कविताओं का विस्तृत पाठ, शब्दों का निर्माण और लेखन, कठिन शब्दों का निर्माण और लेखन का अभ्यास, वाक्य निर्माण और पठन, छोटे छोटे पैराग्राफ का पठन और वाक्य निर्माण। तो तीसरे सप्ताह आते आते छोटे छोटे पैराग्राफ से बच्चों को पढ़वाना है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है साथियों कि तीसरे माह तक आते आते बच्चों को किताब पढ़ना आ जाना चाहिए। उन्नत गणना, 51 से 100 तक की संख्याओं की पहचान और लेखन, 2 अंकों का जोड़ और घटाना, 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाना, मूल आकृतियाँ और उनका वर्गीकरण, विभिन्न आकृतियों की पहचान और उनका वर्गीकरण हमें करवाना है। अब कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडीनेस कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग का क्या है? उन्नत साक्षरता अभ्यास और वाक्य निर्माण के लिए कार्य पुस्तिका का तीसरा खंड। अब तीसरे माह में आ जाता है कार्य पुस्तिका का तीसरा खंड। उन्नत गणना और आकृतियों की पहचान के लिए कार्य पुस्तिका का प्रयोग करना है। अब कार्य योजना क्या रहने वाली? अतिरिक्त इसके अलावा कौन सी गतिविधियां आपको करानी है? पाठ्य सामग्री के साथ क्रियात्मक गतिविधियां, पाठ्य सामग्री के साथ साथ क्रिएटिविटी भी आपको करनी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में शिक्षण सामग्री के आधार पर प्रक्रियात्मक गतिविधियां, शारीरिक खेल और गतिविधियां, विद्यार्थियों को सक्रिय रखने और उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल गतिविधियां, समूह कार्य, विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने और सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए समूह गतिविधियां भी आपको करवानी है, या आपके स्तर पर आप कोई सी भी गतिविधियां करवा सकते हैं। अब वो था कक्षा 1 से 2 का। अब आ जाता है कक्षा 3 से 8 के लिए अकादमिक प्लान क्या रहने वाला है। उद्देश्य इसके हम पहले देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कक्षा की दक्षताओं की सहज प्राप्ति एवं उनके लर्निंग लेवल को कक्षा स्तर के समरूप बनाना, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के पठन पाठन कौशल में सुधार करना,
उनके लेखन कौशल में अभिवृद्धि के लिए शब्दों के सही उच्चारण, वाक्य संरचना, वर्तनी एवं व्याकरण का ज्ञान होना। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में साहित्यिक एवं रचनात्मक कौशल के विकास, विभिन्न साहित्य रचनाओं, पाठों का विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में गणितीय दक्षता के विकास, सरल गणितीय संक्रियाओं की समझ उत्पन्न करना तथा इन संक्रियाओं की सहायता से जटिल गणितीय समस्याओं के समाधान की ओर प्रेरित करना। ये कक्षा 3 से 8 के लिए उद्देश्य रहने वाले हैं। साथियों, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, नागरिक कर्तव्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, खेल कूद, व्यायाम इत्यादि की समझ विकसित करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 से 8 तक के शिक्षकों द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाने। अब वो कौन से कार्य है वो भी देख लेते हैं। विगत कक्षा दक्षताओं की ट्रैकिंग, जो पूर्व की कक्षाएं रही हैं उनकी दक्षताओं की हमें ट्रैकिंग करनी है। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी द्वारा सीखी गई विगत कक्षा दक्षताओं की ट्रैकिंग बेसलाइन आकलन करके की जानी है। जी हाँ साथियों, बेसलाइन टेस्ट आपको लेना है और उनके आकलन की ट्रैकिंग की जानी है कि पूर्व कक्षाओं में उसने कितना सीखा, क्या क्या उसको आता है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को रेमेडिएशन देकर 8 ग्रेड स्तर पर लाना है। फिर उसके बाद हमें उस पर वर्क करना है और उसको कक्षा स्तर पर लाना है। कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन आकलन प्रपत्र अग्रांकित लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित और गणित अंग्रेजी माध्यमी, इस लिंक से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो बेसलाइंस के पेपर्स को। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी प्रदर्शन रिकॉर्ड का शिक्षकों द्वारा संधारण किया जाना है। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है, केवल उनका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड आपको संधारित करना है। विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन के परिणाम के आधार पर शिक्षक विद्यार्थी के विषय में ये जान पाएंगे कि विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है। बेसलाइन में ये क्लियर हो जाएगा कि विद्यार्थी की एक्चुअल स्थिति क्या है, फिर उसी के आधार पर हमें वर्क करना है। विगत कक्षा की दक्षताओं का अध्ययन करवाया जाना। कक्षा 3 से 8 के लिए विभाग द्वारा विगत कक्षाओं की दक्षताओं पर आधारित 12 क्लस्टर वर्कबुक RSCIT द्वारा विकसित करवाए गए हैं। वर्कबुक विवरण निम्नानुसार है। साथियों, 12 क्लस्टर वर्कबुक्स आने वाली है, उनका विवरण भी हम देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। वर्कबुक्स अभी तक नहीं आई है। वर्कबुक का नाम पहल कक्षा 3 के लिए आने वाली है, बिहाइंड ग्रेड लेवल 1, 2। और कौन कौन से विषय के आएंगे, हिंदी के आएंगी, गणित के आएंगी और अंग्रेजी के आएंगी। तो कक्षा 3 के लिए तो पहल आने वाली है जो बिहाइंड पिछले वाले ग्रेड की है। कक्षा 1 से 2 उसका स्तर रहने वाला है। अब आते हैं प्रयास, ये कक्षा 4 और 5 के लिए आएगी। इसका लेवल रहने वाला है कक्षा 2, 3 और 4। हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की रहने वाली है। कक्षा 6, 7 के लिए आने वाली है प्रवाह। प्रवाह नाम से कार्यपुस्तिका आएगी। इसका लेवल रहेगा कक्षा 3, 4 और 5 का। और हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की रहने वाली है। इसके अलावा आ जाइए साथियों प्रखर, कक्षा 8 के लिए आएगी प्रखर। इसका लेवल रहेगा 5, 6 और 7, यानी कि कक्षा 5, 6 और 7 का स्तर इसका रहने वाला है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी स्तर की ही ये होने वाली है। तो ये वर्कबुक्स जल्द ही CBO या PO लेवल पर हमें प्राप्त होने वाली है। इनके अनुसार हमें कार्य करना है, बच्चों का लेवल सुधारना है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को कक्षा स्तर के कम्पिटेंट बनाने के लिए उन्हें शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर की दक्षताओं के अतिरिक्त विगत कक्षाओं की दक्षताओं का भी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करवाया जाना है, जिसके लिए वे विविध गतिविधियों में वर्कबुक की सहायता ले सकते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। पूरे सेशन में हमें किस प्रकार कार्य करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसके बाद आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण। विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक शिक्षकों द्वारा ट्रैक की गई विगत कक्षाओं की दक्षताओं को निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के रूप में सोमवार से शुक्रवार तक, प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक किस प्रकार पढ़ाना है। कालांश 1, 2, 3, 4 से 8 तक। अब सोमवार को गणित पुनः शिक्षण, मंगलवार को अंग्रेजी, बुधवार को अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण, गणित को गुरुवार को गणित का उपचारात्मक शिक्षण और शुक्रवार को हिंदी का उपचारात्मक शिक्षण और शनिवार को रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको ले लेना है। यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र इस उपचारात्मक समय सारणी के अनुसार आपको कार्य करना है। इसका प्रिंट ले ले साथियों, क्लासरूम में चिपका ले ताकि आपको नोटिस में रहे कि इसके अनुसार हमें काम करना है। फिर दूसरा पीरियड
गणित उपचारात्मक शिक्षण और अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण। तो पहला और दूसरा पीरियड उपचारात्मक शिक्षण का हमारा रहने वाला है। दूसरा पीरियड सोमवार और मंगलवार को रहने वाला है और पहला पीरियड सोम मंगल बुध गुरु शुक्र इन 5 दिन रहने वाला है। इसके अलावा 7वां पीरियड रीडिंग पीरियड रहने वाला है और बाकी दिन नियमित कक्षाएं चलेंगी शनिवार के दिन। अब आ जाता है रचनात्मक आकलन आपको किस प्रकार लेना है। विगत दक्षताओं में विद्यार्थी प्रगति आकलन के लिए तथा विद्यार्थी सप्ताह भर में कितना सीख पाए हैं इसका आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को रचनात्मक आकलन किया जाना है। यानी कि अब प्रत्येक शनिवार को फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन हमें लेना है। रचनात्मक आकलन में विद्यार्थी प्रदर्शन रिकॉर्ड का शिक्षकों द्वारा संधारण भी किया जाना है। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। ऑनलाइन हमें किसी प्रकार की डाटा एंट्री नहीं करनी है, लेकिन पोर्टफोलियो हमें संधारित करने हैं। इस रचनात्मक आकलन में गणित तथा अंग्रेजी विषय में शिक्षक द्वारा ट्रैक की गई दक्षताओं का पुनः शिक्षण करवाया जाना है। उनका सोमवार तथा मंगलवार को पहले कालांश को रीटीचिंग पीरियड की तरह उपयोग करके इसमें इन दक्षताओं का पुनः शिक्षण करवाया जाना है। जिस दक्षता में वो कमज़ोर है, बेसलाइन में हमें कमज़ोर मिले हैं, उनका पहला और सोमवार और मंगलवार को हमें पहले पीरियड में उनकी रीडिंग दोबारा करवानी है, रीटीचिंग करवानी है। पुनः शिक्षण कालांश क्या रहने वाले हैं। रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक द्वारा सोमवार और मंगलवार को प्रथम कालांश रीटीचिंग पीरियड होगा। यानी कि सोमवार और मंगलवार को फर्स्ट पीरियड रीटीचिंग का रहने वाला है। विद्यार्थियों को रीटीचिंग और उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार विद्यार्थियों की रचनात्मक मूल्यांकन वर्कशीट की जांच कर उन दक्षताओं की पहचान करें जिनका पुनः शिक्षण किया जाना है। यानी कि प्रत्येक शनिवार को उनका टेस्ट लेना है, फिर जिस दक्षता में वो कमज़ोर होने उनकी जांच हमें की जानी है और फिर सोमवार मंगलवार को उनको रीटीचिंग उसी पर उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। दक्षता में संघर्ष कर रहे विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए सोमवार और मंगलवार को पहले कालांश का उपयोग किया जाना है। साथियों, पूरी गाइड योजना बदल चुकी है। अब हमें इसी योजना के अनुसार शिक्षण करवाना है। अभी तक हम हमारे हिसाब से शिक्षण करवाते आ रहे थे, लेकिन अब टाइम टेबल भी इसी के अनुसार बनाना है और सभी कार्य विद्यार्थियों की पढ़ाई इसी के आधार पर करवानी है। वर्कबुक का प्रयोग करते हुए और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कर। इसके अलावा रीडिंग पीरियड क्या रहने वाले। वर्तमान सत्र में 1 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रभावशीलता के सुधार लाने और बोधन क्षमता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिवस का 7वां कालांश रीडिंग पीरियड की तरह निर्धारित किया गया है। प्रत्येक दिवस का 7वां कालांश रीडिंग पीरियड की तरह निर्धारित किया गया है। यानी प्रभावी रीडिंग रणनीतियों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण भी टीचर्स को मिलने वाला है। इस कार्य योजना के अनुसार विभाग द्वारा निपुण भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों की रीडिंग फ्लुएंसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी मूल्यांकन किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका में निपुण भारत मिशन के दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित मौखिक पठन प्रवाह ओरल रीडिंग फ्लुएंसी लक्ष्य निम्नांकित है। क्या लक्ष्य इनके रहने वाले निपुण भारत के अनुसार, उनको भी देख लेते हैं साथियों। कक्षा 1 30 से 35 शब्द प्रति मिनट। यानी कि कक्षा 1 का जो बच्चा है वो 30 से 35 शब्द प्रति मिनट 1 मिनट में बोल ले। रीडिंग कंप्रेशन के कौशल क्या है। पाठ के बारे में सरल प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता। यानी कि जो पाठ हमने पढ़ा है उसके सरल प्रश्नों के उत्तर वो हमें दे दे। कक्षा 2 के लिए 45 से 60 शब्द है प्रति मिनट। कहानी को फिर से बताने और मुख्य विचार और विवरण के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता होना चाहिए। कक्षा 3 60 से 80 शब्द। अर्थ का अनुमान लगाने, पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अधिक जटिल प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता। इसके अलावा कक्षा 4 में 80 से 100 शब्द आ जाते हैं प्रति मिनट। पाठ की व्याख्या करना, अनुमान लगाना और अप्रत्यक्ष अर्थ समझने की क्षमता विकसित हो। कक्षा 5 में 100 से 120 शब्द प्रति मिनट वो बोल ले। पाठ के साथ विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक रूप से जुड़ने, गहरे अर्थ का अनुमान लगाने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता उसमें विकसित हो जाए। कक्षा 6 में 120 से 140 शब्द प्रति मिनट वो बोल सके, लंबी पाठ सामग्री को समझ सके, उसके निहितार्थों का विश्लेषण कर सके और विस्तृत उत्तर भी वो हमें दे सके। ऐसे उद्देश्य इसके रहने वाले। कक्षा 7 में 140 से 160 शब्द है, जटिल पाठ सामग्री को समझना, निष्कर्ष निकालना और आलोचनात्मक विचार देना। और कक्षा 8 में 160 से 180 शब्द प्रति मिनट, विभिन्न साहित्यिक और गैर साहित्यिक पाठों को समझना,
उनका विश्लेषण करना तथा सटीक व सारगर्भित उत्तर देना, ये उद्देश्य है। ये बच्चों में कौशल हमें विकसित करने हैं। सभी क्लासों के अलग अलग कौशल है, ये कौशल हमें विकसित करने हैं। अब यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रथम 3 माह की कार्य योजना हमें दी गई है। वर्कबुक्स का वितरण तथा वर्कशीट की उपलब्धता। वर्कशीट का वितरण और वर्कशीट की उपलब्धता। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्कशीट अक्टूबर माह के अंत तक तथा वर्कबुक सभी विद्यालय में पहुंचने तक अपडेट की जाएंगी। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उक्त वर्कबुक्स की दक्षता आधारित वर्कशीट को शाला दर्पण पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 3 से 8 के लिए विद्यार्थियों द्वारा विगत कक्षा की दक्षताओं पर आधारित 12 क्लस्टर वर्कबुक्स RACTE द्वारा विकसित करवाई गई है। वर्तमान में मुद्रण प्रक्रियाधीन है तथा अक्टूबर तक पूर्णतः वितरित हो जाएगी। जी हाँ साथियों, वर्कबुक्स आप तक वर्तमान में मुद्रित हो रहे हैं। प्रकाशन का कार्य उनका चल रहा है, अक्टूबर तक आप तक पहुँच जाएगी। रेमेडिएशन कक्षाएं क्या रहने वाली है? समय सारणी के अनुसार रेमेडिएशन कक्षाएं आयोजित करें। अभ्यास के लिए ABL आधारित शिक्षण और वर्कशीट का उपयोग करें। प्रत्येक शनिवार को रचनात्मक आकलन करें। नियमित रूप से रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन करें। शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके स्तर के आधार पर पढ़ा सकेंगे। ये मुख्य रेमेडिएशन कक्षाओं के उद्देश्य रहने वाले हैं। इसके अलावा कार्य एवं दायित्व CDO के उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय तथा विद्यार्थियों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन योजना तैयार करनी है। इसके अलावा साथियों स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर करनीय कार्य, मुख्य ब्लॉक स्तर पर करनीय कार्य, PO के क्या कार्य रहने वाले हैं, PO को मॉनिटरिंग करनी है, वह स्वयं नोडल अधिकारी रहने वाले हैं। बजट वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंपोजिट ग्रांट, बॉयज़ फंड या अन्य स्कूल स्तरीय फंड का उपयोग कर सकते हैं। वर्कशीट को प्रत्येक माह एक बार प्रिंट किया जाना चाहिए। जब तक कि प्रत्येक वर्कबुक वितरित न हो तो बजट की राशि हमें कंपोजिट ग्रांट या बॉयज़ फंड या अन्य स्कूल स्तरीय फंड से ले लेनी है। रिकॉर्ड रखरखाव के लिए मुद्रण बिलों और वर्कशीट का उपयोग रिकॉर्ड बनाए रखें। इसके अलावा संस्था प्रधान स्तर पर जो करणीय कार्य उनको भी एक बार देख लेते हैं। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में एक शिक्षक को रेमेडिएशन प्रभारी नियुक्त करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। एक शिक्षक को रेमेडिएशन प्रभारी नियुक्त किया जाएगा जो पूरे विद्यालय के 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का संधारण करेगा तथा रेमेडिएशन संबंधित संपूर्ण गतिविधियों का संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी होगा। तो मुख्य कार्य रेमेडिएशन प्रभारी का रहने वाला है। यहाँ पर संपूर्ण मॉनिटरिंग उसी की होगी। सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करें कि विषय शिक्षकों की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करे कि आकलन से पूर्व अतिरिक्त अभ्यास परीक्षा आयोजित की जाए जिससे विद्यार्थियों का पर्याप्त अभ्यास हो जाए। तो रेमेडिएशन प्रभारी हमारे विद्यालय में अब नियुक्त हो जाएगा। उसके मुख्य कार्य क्या रहने वाले ये भी आप देख लें। रेमेडिएशन प्रभारी ये सुनिश्चित करे कि उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सभी संचार तथा पत्र इत्यादि सभी शिक्षकों के साथ साझा किए जाएँ। उपचारात्मक शिक्षण के दिशा निर्देशों, पिटारा के उपयोग, शिक्षक PTM और अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों से स्वयं भी अच्छी तरह से परिचित हो तथा अपनी संस्था के समस्त अध्यापकों को भी इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। सभी शिक्षकों को शैक्षणिक दिशा निर्देशों से परिचित कराए तथा उन्हें वर्कशीट चयन, सुधार, वर्कबुक उपयोग, विद्यार्थियों के पढ़ने की प्रभावशीलता और बोधन क्षमता के विषय में जानकारी देवे। साथ ही कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करे। तो यानी कि अब विद्यालय में एक प्रभाग एक और बढ़ने वाला है और ये है रेमेडिएशन प्रभारी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मैंने मुख्य बिंदुओं को आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए लाता